नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर, वो न्यूज शो जहां पर हम खबर सिर्फ बताते नहीं, दिखाते नहीं हैं, बल्कि खबर आपको समझाते हैं, अतीत खंगालते हैं, उसे अंजाम तक लेकर जाते हैं पूरी निर्भीकता, पूरी ईमानदारी के साथ। खबरें वो दिखाते हैं जिनका सरोकार आपसे है, जो आपसे जुड़ी है, क्योंकि न्यूज 24 है हर हिंदुस्तानी का चैनल। आज की टॉप स्टोरी राम मंदिर, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। बेसर पैर और बेतुके बोल को लेकर फिर सुर्खियां बन गए बिहार के मुख्यमंत्री। अस्पताल के उद्घाटन पर मुंह खोला तो बोले लापरवाह डॉक्टरों का काट लूंगा हाथ। घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अब इसीलिए हमने किया। राम मंदिर को संघ का भी राम राम, सुर बिल्कुल नरम। तीसरे नंबर के नेता का बयान, मोदी सरकार पर नहीं बनाएंगे दबाव, वादा निभाने को दिया 5 साल का वक्त। ब्लैक मनी पर तू झूठा मैं सच्चा की लड़ाई, बवाल मचने पर बोली सरकार, स्विस सरकार ने दिया पूरी मदद का भरोसा। विपक्ष का हमला, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मोदी। देश पर नजर गड़ाए हैं अदृश्य दुश्मन। टॉप सैन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री की नसीहत, हमेशा रहें अलर्ट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, छोटे शहरों की सुरक्षा के लिए भी बनाए नए प्लान। और जुर्म और खौफ की राजधानी बनी दिल्ली। कहीं चार्जर के लिए मर्डर तो कहीं दोस्त ही बन गया लड़की का कातिल। आज नेशनल न्यूज सेंटर में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पुराने बयान सुनाएंगे। वो बयान जिनके दम पर कभी उन्होंने और उनकी पार्टी बीजेपी ने खूब वोट मांगे, और जब जनता ने अपना सबसे बड़ा हक उनके नाम कर दिया तो कहानी बदल गई। पहली खबर, क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में अब संघ ने भी राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज संघ के तीसरे नंबर के बड़े नेता ने साफ कहा कि राम मंदिर को लेकर फिलहाल नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सौहार्द का माहौल बनाते हुए भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने तब कही थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रभु राम जी की पावन धरती पर अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। और मोदी को राम का नाम ये तब याद आया था जब वो अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए लोकसभा में वोट मांगने गए थे। लेकिन अब न बीजेपी को राम याद आ रहे हैं, न ही संघ के एजेंडे में फिलहाल राम मंदिर है। तभी तो राम की नगरी अयोध्या से 120 किलोमीटर दूर लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ में संघ की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा न चर्चा का विषय है और न ही संघ राम मंदिर को लेकर फिलहाल मोदी सरकार पर कोई दबाव चाहता है। सरकार के 2019 तक समय है और बाकी थोड़ा सा बाकी चीजों को जल्दी करें, जो लोगों को रोज के है ऐसा आप ही कहते हैं तो वो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी राम की सौगंध खाकर, राम मंदिर का सपना दिखाकर ही 2 सीटों से 200 सीटों के आंकड़े तक पहुंची थी। लेकिन राम मंदिर अब या तो सिर्फ बीजेपी के घोषणा पत्र में दिखता है या संघ की बैठक में मौजूद लोगों के पहचान पत्र में नजर आता है। राम मंदिर एजेंडा तो देश के इसमें है ही, राम मंदिर एजेंडा तो देश के इसमें है ही। अब संघ कहता है कि लोगों की प्राथमिकताओं को देखते हुए राम मंदिर एजेंडा तो देश के इसमें है ही, राम मंदिर एजेंडा तो देश के इसमें है ही। अब संघ कहता है कि लोगों की प्राथमिकताओं को देखते हुए मोदी करें काम, दबाव बनाना तो दूर की बात है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन संघ राम मंदिर पर चर्चा भी नहीं चाहता, सिर्फ बीएचपी के आंदोलन को समर्थन देने की बात कहता है। तो क्या अब मोदी के विकास मॉडल के आगे संघ की हिंदुत्व की सोच पर फिलहाल विराम लगाने की बात तय हो गई है? कल तक
राम मंदिर मुद्दे पर तत्काल समाधान मांगने वाली आरएसएस केंद्र में अपनी मनपसंद बीजेपी सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहती है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा आरएसएस के एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन यूपी में आकर राम मंदिर मुद्दे पर बयान देना और केंद्र सरकार के लिए वक्त मांगना ये संकेत साफ दे रहा है कि आरएसएस न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार को किसी भी विवादित मुद्दे में उलझाना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राम मंदिर के नाम पर यह सियासी सफर जो तय किया है बीजेपी ने पिछले 25 सालों की, अगर मैं खास बात करूं, उससे लंबा ये सफर है। ये बड़ा दिलचस्प रहा है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं। इस सफर पर एक नजर आपको डलवाता हूं, उसके बाद आप भी थोड़ा आकलन कीजिएगा, कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा। लिया हुआ है कि सौगंध राम की खाते हैं। बीजेपी अब उस राजनीति से ही भाग खड़ी हुई जिसने उसे बीजेपी बनाया। राम के नाम के इस्तेमाल के बाद उसने राम मंदिर को किनारे छोड़ दिया। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अयोध्या का राम मंदिर अब उसके प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी के देवालय से पहले शौचालय के नारे के सामने सबने हाथ जोड़ दिया। तो क्या अमित शाह की बीजेपी वाकई अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी या मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी से आगे बढ़ गई है, या फिर ये सहूलियत की राजनीति की जरूरत है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने आप को विकासवादी साबित करने में जुटी हुई है। विकास एक आकर्षक शब्द है, अच्छा लगता है। देश को विकास, लोगों को नौकरियां मिले, अच्छी सहूलियतें हो, भ्रष्टाचार न हो, गरीबी न हो, तो किसे बुरा लगेगा? लेकिन ये तो बीजेपी थी जिसने इन सभी से पहले अयोध्या के मंदिर को चुना था। आज से 22 साल पहले एक राष्ट्रीय तमाशा खड़ा किया था। उस तमाशे पर अपनी राजनीति के तिरपाल टांगे उसने, और जब भीड़ जुट गई तो रामलला को तिरपाल में छोड़ दिया। वरना बीजेपी के रामलला तो आज भी अयोध्या में अज्ञातवास में पड़े हुए हैं। लिया हुआ है कि सौगंध राम की खाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन उन्हें बार बार अयोध्या के मंदिर की कल्पना की तरफ धकेलते रहे। तब बीजेपी ने बहाना ये बनाया था कि उसके पास अकेले बहुमत नहीं है, और अब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है तो अपनी बुनियाद से ही भाग खड़ी है। घोषणा पत्र के दूसरे पन्ने से राम मंदिर को बीजेपी ने खिसकाते खिसकाते 47वें पन्ने पर पहुंचा दिया और अंत में उससे दामन ही झटक लिया। अयोध्या में अभी भी देश भर से वसूली हुई ईंटें वैसी ही पड़ी हुई। काई जमी हुई ये ईंटें कुम्हार के लिए तो घर जोड़ने का सामान था, लेकिन इन ईंटों ने देश के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार ने भरोसे की दीवार को तोड़ डाला था। गोलियां चली, कत्लेआम हुए, दंगे हुए, फसाद हुए। आज 22 साल बाद जब बीजेपी ने तय कर लिया है कि अयोध्या का मंदिर उसके मुद्दे में नहीं है, तो ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति भी छोड़ देगी, या फिर सत्ता की जरूरत के हिसाब से वो इस्तेमाल की तारीख तय करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब दो सवाल जहन में सीधे कौनते हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी दरअसल सहूलियत की राजनीति कर रही है, या वक्त बदल गया है, सियासत बदल गई है, लोगों की जरूरतें और उम्मीदें बदल गई हैं? पहले 2 सीटों से अपना आंकड़ा लगातार बीजेपी ने बढ़वाया, राम मंदिर का जिक्र कर कर। लेकिन जब वक्त बदलने लगा, मिजाज बदलने लगा, वोटर का मानस बदलने लगा, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा अब धीरे धीरे इसीलिए हाशिए पर जा रहा है? खास ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है, 2014 का जो चुनाव था उसमें राम मंदिर का इक्का दुक्का बार जिक्र किया गया, विकास को तरजीह, तवज्जो दी गई और प्रचंड बहुमत भी मिला। फिर उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, वहां पर हिंदुत्व के एजेंडे को फोर फ्रंट पर लाने की कोशिश करती दिखाई दी बीजेपी, और मुंह की खानी पड़ी। अब जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। यहां पर विकास की बात हुई थी, तो क्या अब विकास आगे आ गया है, जो बड़ी अच्छी बात है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा जब जब जरूरत पड़ेगी तभी उठाएगी बीजेपी
इस पर स्पष्ट राय देना बीजेपी की जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब आपको याद है ना कि प्रधानमंत्री बनने से पहले देश भर में काले धन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? नहीं याद है? तो अभी हम आपको वो भी सुनवाएंगे। जानते हैं ऐसा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की ही तरह मोदी सरकार ने भी कह दिया कि काले धन वालों के हम नाम नहीं बता पाएंगे। शाम होने तक वित्त मंत्री को सामने आना पड़ा, बचाव करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद जिन जिन लोगों ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है, उनका हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? कितने ही बड़े दिग्गज क्यों न हो, देश की जनता को उनको हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। काले धन को चुनावी मुद्दा बनाकर काला धन 100 दिन में देश में लाने का दावा कर मोदी ने चुनावी जंग तो जीत ली, लेकिन जब बारी सरकार बनाकर काला धन लाने की हुई, मोदी और मनमोहन सरकार में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि विदेशों में जिनके खाते हैं उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिनके कारण ये जानकारी देना संभव नहीं। धन के मुकदमे में अगर सारे नाम क्लोज किए जाए तो आगे जो ट्रीटीज और करनी है वो करना मुश्किल हो जाएगा। काले धन पर मोदी सरकार की इस दलील पर याचिकाकर्ता राम जेठमलानी नाराज हो गए। कोर्ट में जेठमलानी ने कहा, सरकार ने जिस तरह का तर्क दिया है, ऐसे तर्क सिर्फ वो धूर्त ही दे सकता है जिसने गैर कानूनी तरीके से अपने पैसे विदेशों में जमा कर रखे होंगे। इसमें से नुकसान हमारे देश को होगा, इसको फायदा जो होगा वो उन बेईमानों को होगा जिन्होंने ये लूट किया है सारे देश को। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए जनता से धोखा किया? क्या प्रधानमंत्री का ये उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो पूरे देश से एक अनकंडीशनल माफी मांगे? न कि वो मांगेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं आपके समक्ष, हम ये आशा और विश्वास नहीं करते कि वो मांगेंगे। जब काले धन के मसले पर मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगी तो शाम को खुद वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। साफ करना पड़ा कि हम तो नाम बताने को तैयार हैं, लेकिन कानूनी अड़चन है। और ठीक रहा, जेटली ने यूपीए सरकार पर फोड़ दिया। A double taxation avoidance treaty which was entered into between India and Germany when the Congress party was in power on 19th of June 1995. Covenant of that treaty was that these names can only be made public once after investigation there are disclosures made to a court. That is when charges are filed. कुल मिलाकर काला धन कब आएगा, कैसे आएगा और होगा क्या, ये सारे सवाल जस के तस बने हुए हैं। कालाधन मामले पर गंभीरता दिखाने और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मोदी सरकार ने शपथ के बाद जो पहला काम किया था वो था काले धन पर एसआईटी का गठन। लेकिन अब उसी सरकार को विदेशों में काला धन रखने वालों का नाम तक बताने में गुरेज है। ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब किस किस का काला धन जमा है विदेशों में, उनके नाम तक नहीं बता रही है सरकार, तो काला धन कब आएगा ये उससे बड़ा सवाल बन जाता है। और साथ ही साथ एक और सवाल, और कम लोगों को ये मालूम है, कई महीनों से ये बात मैं कह रहा हूं कि जो ये स्विट्जरलैंड की बात करते हैं हम कि स्विस खातों में वहां पर बहुत ज्यादा काला धन है, ये 80 के दशक की फिल्में दिखाई जा रही हैं। दरअसल अब सारे जो बैंक्स हैं, जो जगह हैं, जो टैक्स हेवन्स हैं, वो बदल चुके हैं। लोग अब सिंगापुर में पैसा डाल रहे हैं, मॉरिशस में डाल रहे हैं और तमाम जगह हैं। स्विट्जरलैंड में ज्यादा काला धन बचा भी नहीं है। ये कभी वापस आ पाएगा क्या देश की भलाई में इसका इस्तेमाल होगा? और जब भलाई की बात कर रहे हैं तो हम समाज की भी बात करते हैं। क्या समाज में सबको बराबरी का हक देना सिर्फ सियासी समीकरण का खेल बनकर रह जाता है? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और आज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसी समाज के लड़कों को दबंगों ने सिर्फ इस बात पर जिंदा जलाकर मार दिया क्योंकि उनकी बकरी दबंगों के खेत में चली गई थी। बिहार के रोहतास जिले में अस्पताल के भीतर 15 साल के साईं राम का शव पड़ा है। बाहर मां दहाड़ मार कर रो रही है।
बेटा चुप है, सन्न है। बुढ़ापे की लाठी को दबंगों ने पहले लाठियों से पीटा, फिर भी मन नहीं भरा तो केरोसिन डालकर जिंदा फूंक दिया, क्योंकि साईराम महादलित था, क्योंकि साईराम की बकरी गांव के दबंग कुमकुम सिंह के खेत में गलती से चली गई थी। घर में घुस के बड्डी मार मरल जा, वो एगो लड़की तो मरल, लड़के हंस सियाने हंस मैंने लड़कोरी हंस मार करके और वह घर में पीली लगा के मरता मार के हरा के फिर के आग लगा देता। आरोपी कुमकुम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में चार्जशीट दाखिल कर इंसाफ भी दिलाया जाएगा। मामला प्रकाश में आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो एकमात्र अभियुक्त कुमकुम सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूंकि खुद मुख्यमंत्री महादलित समाज से आते हैं, इसलिए मुआवजा क्या देना है उन्हें मुंह ज़बानी याद है। जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का प्रोविजन है, उसके तहत उसको मुआवजा मिलेगी, उसको पेंशन मिलना है, उसको इंदिरा आवास वगैरह बनाना है। साईराम के घर वालों को मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन वापस बेटा नहीं मिलेगा। यूं दबंग कुमकुम सिंहों के आगे जिंदगी हारता साईनाथ अकेला नहीं है। बिहार में रोज ऐसे कई वाक्य होते होंगे और शायद आगे भी ऐसे ही कई माएं अपने लाल की लाश के आगे रोती रहेंगी, क्योंकि आजादी के 6 दशक बाद सरकारों ने दलितों को या तो वोट बैंक की शक्ल में देखा या सियासी मंजिल पाने की सीढ़ी के तौर पर। 14 साल के साईराम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बकरी दबंगों के खेत में चली गई थी और जिसकी वजह से उसे जिंदा जला दिया गया। हाल के दिनों में बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, वो भी तब जब सूबे में दलित मुख्यमंत्री का शासन है। इन घटनाओं से सरकार जहां परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया है। रोहतास से रविकेश उपाध्याय के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और क्योंकि बात बिहार की हो रही है, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी हमने जिक्र किया है, तो मांझी साहब के बेतुके बयानों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। कई बार सर पकड़कर बैठ जाए आदमी कि ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री किस तरह से एक के बाद एक बेतुका बयान देते हैं। आज तो हद कर दी। हद कैसे की? उन्होंने कह डाला कि डॉक्टर अगर लापरवाही बरतेंगे तो वो उनके हाथ कटवा देंगे। सख्त कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथ कटवा दूंगा। सुनिए। आपको दिक्कत नहीं होगी। और दवा की भी बात आप जानते हो, अभी पटना में यही दवा में जब घोटाला कुछ किया तो कितने लोग आज घर बैठने जा रहे हैं। पीएमसीएच में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। लोग कहता है आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं जीतन मांझी बुद्धू है। जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अब इसीलिए हमने किया है। ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं और हाथ काटने की बात करते हैं। 21वीं सदी के भारत की एक तस्वीर ये भी है और ये सिलसिला यही नहीं थमता है। जो मैं शुरू में कह रहा था, एक पुराना अतीत है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको मुख्यमंत्री बने। डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में कह रहे हैं कि भाई मैं हाथ काट दूंगा। फिर दलितों को शराब पीने की बात कह रहे हैं कि भाई शराब ज्यादा मत पिया करो, थोड़ी पीनी होती है, थकार कर आते हो, समझ कर संभल कर पिया करो। तीसरा बेतुका बयान, मेरे राज्य में छोटे कारोबारियों को काला बाजारी माफ है कि थोड़ा बहुत कर लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा आटे में घुन मिला दो, दाल में कुछ कंकड़ मिला दो, कर लो काला बाजारी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और चूहा मारकर खाना गंदी बात नहीं है, मैं भी खाता था। चलिए आप खाते होंगे, वो गरीबी मुफलिसी के दिन होंगे, लेकिन ये बयान कब दिया? बाढ़ राहत के काम में शरणार्थियों के पास जो शिविरों में रह रहे थे वहां पहुंचे थे जीतन राम मांझी। ऐसा शख्स क्या किसी सूबे का मुख्यमंत्री होना चाहिए? आप ये फैसला कर सकते हैं। और अब बात करेंगे एक और शख्सियत की जो कभी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। पूरा देश तो दिवाली की तैयारियां कर रहा है, दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन बेंगलुरु से चेन्नई तक आज पटाखों का शोर दिवाली से पहले ही सुनाई, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को महज जमानत मिली है। वो बरी नहीं हुई हैं, उन पर आरोप जस के तस हैं, वो दोषी करार हैं, 4 साल की सजा दी गई है। लेकिन उनके समर्थकों ने ऐसी दिवाली मनाई मानो वो कोई जीत हासिल कर आई हूं, कोई देश के लिए मेडल लेकर आई हूं।
देखिए। पटाखे फूटे, जश्न मना, क्योंकि 3 हफ्ते से बेंगलुरु जेल में बंद कैदी नंबर 7402 को आज सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर जमानत दे दी। कि ये बेल जो है मामूली है, और मुख्यतः जिसके लिए मैंने भी विरोध नहीं किया वो था कि वो बीमार महिला है, उसके लिए इलाज के लिए वो अपने घर में बैठनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाएगी दिसंबर 18 तक। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें रखी। साफ कहा कि अब हिंसा हुई तो फिर जेल जाएंगी जयललिता। शर्तें ये हैं कि याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। केस अपील से जुड़े 35,000 पन्नों के कागजात 18 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। तमिलनाडु में अब हिंसा नहीं होनी चाहिए। वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिया कि जयललिता खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर अपील करेंगी। ना हिंसा हो, ना जजों के खिलाफ बयान दिए जाएं। अगर आज जयललिता को जमानत ना मिलती तो अम्मा की दिवाली जेल में ही बीतती, क्योंकि कल से कोर्ट में 1 हफ्ते की छुट्टी शुरू होने जा रही थी। जयललिता के लिए राहत की खबर बस इतनी कि अब वो सलाखों से बाहर आ सकेंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी अब भी नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करना होगा। कैमरामैन वीर सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि कोई डिले नहीं होगा, कोई विलंब नहीं होगा। वैसे भी 18 साल लग गए उनको दोषी करार होने में, लगातार ये केस इधर उधर चलता रहा। ये फास्ट ट्रैक होगा, अगले साल जनवरी फरवरी तक फैसला हो जाएगा। वो दोषी, उनकी याचिका पर कोई उन्हें रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है तो ज्यादा दिन बाहर जमानत पर नहीं रह पाएंगी, जो अमूमन होता है कि आपको दोषी भी करार दे दिया पर जमानत मिल गई, फिर बाहर आकर बैठ गए और फिर आजाद घूमते रहे। अब बात करेंगे आलू की। आलू के दाम आसमान पर हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि कहीं आलू खरीदने के लिए EMI सिस्टम ना लागू करना पड़े, किश्तों पर आलू खरीदने पड़े। अब आलू की टेंशन का पूरा हाल तो हम आपको बताएंगे नेशनल न्यूज सेंटर के अगले हिस्से में, अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन ट्रेन के टिकट का दाम अब आप सच में EMI पर ले सकते हैं, और ये कैसे होगा ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह। घर गाड़ी तो अब तक EMI पर मिल ही रहा था, अब ट्रेन का टिकट भी बुक कराइए, आराम से सफर कीजिए और किराया किश्तों में चुकाइए। भारतीय रेल में महंगा सफर अब EMI से सुहाना रहेगा। IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के लिए भुगतान विकल्प में एक और मोड जोड़ा है। ये मोड है भुगतान EMI में करने का। पहले टिकट पेमेंट करने के लिए क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता था। अब पेमेंट मोड में EMI का ऑप्शन जुड़ गया है। टिकट चाहे 1,000 का हो या फिर 10,000 का, आप अब 3 किश्तों में दाम चुका सकते हैं। इस स्कीम में सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं और इसमें जो टोटल चार्जेस हैं पेमेंट के लिए वो 3 किस्तों में लिए जाते हैं। इसमें कोई अभी ऐसा कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ही रहेगी, वो भी फिलहाल सिर्फ सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर को मिल पाएगी। अब मुसाफिर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द भारतीय रेल की सहूलियत में और बैंक भी भागीदार बने, ताकि किश्तों किश्तों में कट जाए सुहाना सफर। यहाँ फ्लाइट और कार की तरह आप रेलवे टिकट भी इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं। IRCTC की ये नई योजना है जहाँ पेमेंट मोड में इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करके 3 इंस्टॉलमेंट में टिकटें खरीद सकती हैं। पर सवाल उठता कि आखिर इंस्टॉलमेंट पे टिकट बेचने की जरूरत क्या पड़ी।